अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले बार के मेरे वीडियो में कुछ मेथड्स शेयर किए थे और आज मैं फिर से कुछ मेथड्स शेयर करूँगी, डिफरेंट मेथड्स एंड द वे यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन पर्टिकुलर मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं रिमाइंड करती चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. अगर आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था कि थीम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और थीम बेस्ड कैसे, लाइक लिंकिंग ऑल द डिसिप्लिन्स टू दैट पर्टिकुलर थीम। तो अब तो बेहतरीन मौका है हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जैसे रमज़ान का महीना है, बाय द वे विश यू ऑल हैप्पी रमज़ान। ओके, रमज़ान का महीना है तो यू कैन रोप इन all the subjects towards Ramzan and create that value related to Ramzan, okay, and take it as an opportunity to inculcate values in your students. At the same time, the logical reasoning behind some of the concepts which are Islamic high school के लिए, for example ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल परसेंटेज बेस्ड पे है। It is very logical. It is not something abstract. Okay. तो mathematics के teachers can explain the process of zakat and how you give fitra, all these things at a higher level. ठीक है। Patience के बारे में, how to control yourself, self control and all these things can be through moral stories or examples. आप language teachers जो है बात कर सकते हैं, क्लास में थोड़ा सा pep talk दे दिया, okay, then you are linking that value and signifying it. And science teachers can speak about autophagy wherein dead cells are in a way consumed by our own body. There exists a system. ठीक है, शायद उससे कुछ है टर्मिनोलॉजी। सो साइंस टीचर्स, बायोलॉजी टीचर्स, इसको जोड़ते हुए यू कैन अगेन रोप इन रमज़ान एंड यू कैन स्पीक अबाउट इट and talk about all the scientific you can say benefits of fasting, ये सारी चीज़ें। And again when it comes to problem solving, working for community, then you can relate the moral of giving zakat and you can spread happiness in everyone's life. रमज़ान is indeed a month of abundance. ठीक है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं रमज़ान में। हमारी फ़िक्र ये हो कि हम बेशक ज़बरदस्त खा रहे हो और हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे। So when if this is the concern of all of us inshallah, then definitely the economic conditions of our community will definitely raise for betterment. तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि थीम बेस्ड में आप रमज़ान को रोपिन कर लें ये महीने में, एंड एट द सेम टाइम यू कैन inculcate values, logic, everything science related to it. Now coming back to our topic. So the next method which I am going to say is about Z to A approach. Z to A approach. यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है कि Z मीन्स पहले हम एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों के साथ एंड फिर हम होते प्रोसेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट व्हाट हैपन, सपोज आप कुछ इमेजेस बताएंगे बच्चों को या कोई पर्टिकुलर बीमारी के वगैरह या फिर मैथ के कोई कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप बताएंगे, फिर बच्चे सोचेंगे पता है ये होता क्यों है, ये इसके वजह से होता है और ये क्या है, ये है, तो चलो इसके फैक्ट्स जो है ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से यू आर इलैबोरेटिंग, फर्स्ट यू आर लुकिंग एट द एप्लीकेशन एंड देन यू आर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज Z to A, समवेयर लाइक डिडक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन बट देन द एप्लीकेशन पार्ट जो उसके असर से होता है दैट यू आर गोइंग टू शो। ओके, इवन इट इज़ वैलिड इन मैथ या फिर जो है अगर आप कार के मिरर्स के बारे में आपका लेसन है एंड देन यू कैन शो दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, क्या क्या होता है, बेनिफिट्स पहले आप बता देंगे या फिर कोई एक्सीडेंट साइड बता के इसका क्या रीजनिंग हो सकता है, देन बच्चे बोलेंगे शायद वो ड्राइवर ने देखा नहीं है, देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, देन यू विल कम टू द मिरर्स एंड देन यू विल डू। सो एनी सब्जेक्ट इट इज वैलिड, let it be math, science, social, English, okay, fine. So that is Z to A. The next very important is student led teaching. इसमें क्या होता है, आप बच्चों को ही जिम्मेदारी देंगे पढ़ाने का
तो बच्चे अपने तरीके से या फिर इंडिविजुअली सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या पर्टिकुलर ग्रुप को आप बोलेंगे कि वो लोग उस टॉपिक को स्टडी करके क्लास के सामने परफॉर्म करेंगे. सो इससे मुझे एक प्रोवर्ब याद आता है कि इट इज़ व्हेन यू टीच यू लर्न बेटर. तो बच्चे जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो दे विल लर्न. सो दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट लेड टीचिंग कैन बी टेकन अप एज वन ऑफ योर रिविजन प्रैक्टिसेस ऑल्सो. रिविजन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने रेगुलर टीचिंग में भी. अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप एक ऑब्जर्वर रहेंगे, आप लिख लेंगे परफॉर्मेंस उनका, की पॉइंट्स कवर हुए या नहीं, कुछ छूट रहा है तो फाइनली आप कंक्लूड करेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे. फाइन, दैट इज स्टूडेंट लेड टीचिंग. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ये वाला बहुत ही जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब यू आर गोइंग टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड, टू द स्टूडेंट. वो एक्सपीरियंस के बलबूते पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, थिंक करेगा, फिर एक्ट करेगा, एंड देन ही विल कम बैक टू हिज अंडरस्टैंडिंग. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन लर्निंग के हिसाब से है. तो यू आइदर गिव दैट एक्सपीरियंस, क्रिएट दैट एक्सपीरियंस, और let the child explore that experience, okay, and while he does so he learns. So any hands on learning, या फिर आप एक experimental setup बना देते हैं, बच्चे खुद से करके जब सीखेंगे they will actually remember for a longer time. So it is very important. Next one is inquiry based. inquiry बोलते ही अपने को समझ में आ रहा questions. बच्चों को ऐसा मतलब करना है कि वो सोचने वाले बने, बहुत ज़्यादा सोचे. आप जब क्लास में एंटर हो, या तो कोई सवाल के ज़रिए, या फिर आप कोई सवाल के ज़रिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लेके आ गए, या फिर कुछ इमेजेस बता दिया और बच्चों को सोचने दिया, या फिर टॉपिक का नाम बता दिया और कहा कि चलो अब आप लोग रिसर्च करो. तो बच्चे इंक्वायर करेंगे, रिसर्च का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे, या फिर कई सोर्सेज से उसका इंफॉर्मेशन लाएंगे, कंपाइल करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. यू कैन ऑल्सो शो देम एनी प्रॉब्लम को आप शो कर सकते, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं, यू कैन डू इट. तो इंक्वायरी बेस्ड ये हो गया कि बच्चों को जो है रिसर्च का पैटर्न जो है फॉलो करने देंगे, कि बच्चे खुद से जो है रिसर्च करेंगे, एंड दे कम टू सम कंक्लूजन, एंड देन दे कम अप विद सम सॉल्यूशन, एंड दे शेयर इट इन द क्लास. समवेयर अराउंड मैंने जो डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में कहा था, सो इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड. पहले एनालाइज करेंगे वो प्रॉब्लम, फिर वो अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे. देन दे ट्राई टू work on they refer to many after referring through the resources they come to a solution which works out, and उसको prototype करके apply करेंगे. So design thinking can be one sort of this thing. So inquiry based learning is very important. Next one is brainstorming. brainstorm करो, सोचो. So this is one important thing. आप क्या करें, इसका असल तरीका ये होता है कि टीचर एक प्रॉब्लम जो है बोर्ड पे लिख देती हैं, एंड देन स्टूडेंट्स कम अप विथ मेनी आइडियाज़ एंड वर्किंग सॉल्यूशंस. सारे मिलके सोचते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा. ऐसे अगर सपोज टीचर ने लिख दिया कि अगर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना है अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में मेनली, तो क्या करना होगा, व्हाट आर द स्टेप्स. तो स्टूडेंट्स विल थिंक अ लॉट एंड कम अप विथ सम working solutions, and you can display all of them on the board and come up with, it is a sort of problem solving. And then for everything you can brainstorm. आपके क्लास के मसलों से लेके कंट्री वर्ल्ड के मसलों तक, वॉर के बारे में डिस्कशन, या फिर कोई डिजीज़ के बारे में, या बैड हैबिट्स के बारे में, यू कैन हेल्प द स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म. इससे क्या होता है कि दिमाग के अंदर के जो है ना वो एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों को. अगर उनके पास आइडियाज़ नहीं भी आते हैं तो दे लुक एट अदर्स हु आर सपोर्टिंग, एंड देन दे विल इन्वॉल्व एक्टिवली. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग. नेक्स्ट मेथड कैन बी ह्यूमर. ह्यूमर एज अ टेक्निक. आप सोच रहे होंगे मैम ह्यूमर टूल कैसे हो सकता है. लाइक अपन तो बीएड में भी सीखे कि टीचर जो है बीच बीच में मुस्कुराना चाहिए, अगर हो सके तो एक आध जोक सुना दो. सो ओके, दैट एड्स टू what you can say your class, the interest level increases in students. but आप टूल के जैसा तब इस्तेमाल करेंगे अगर आप कोई कार्टून्स या फिर डायलॉग बॉक्स, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी है
उसको एक विट्टी अंदाज में, एक कॉन्वर्जेशन के शक्ल में कार्टून्स डाल के अगर आप डायलॉग बॉक्सेस में डायलॉग्स रखेंगे तो यकीन जानिए बच्चों का रिटेंशन पावर ज़्यादा हो जाएगा. इफ़ नॉट मिस्टेकन, आप हम सब जो है बचपन में टिंकल पढ़े, उसमें सुपंडी का एक कैरेक्टर था. बेशक वो ऐसे ही जोक्स करता था जिसका कोई सर या दुम नहीं होता था, लेकिन देयर वुड डेफिनेटली बी अ कॉन्सेप्ट इन इट, राइट? एंड वी ऑल्सो नो अबाउट अकबर बीरबल स्टोरीज एंड तेनाली रामा स्टोरीज. ये इससे क्या है, अपने को along with our language acquisition हमको ये भी समझे कि ये जो कैरेक्टर्स थे तेनाली रामा एंड ऑल, उनके पास एक विट था, मीन्स इंटेलिजेंस कंबाइंड विथ ह्यूमर. Okay, and they used according to the situation to solve a problem. Here comes the role of humor, using it as a technique. अगर बच्चों को आप कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या सोशल का कॉन्सेप्ट भी कार्टून के शक्ल में या फिर कोई कॉन्वर्जेशन की शक्ल में एक ट्विस्ट के साथ आप प्रेजेंट करेंगे जिसमें कि थोड़ा सा ह्यूमर हो, देन they will understand it in a better way because it is relatable. So here is the way how you use humor as a tool. Okay, याद रहे, लेकिन ह्यूमर में हम किसी को किसी के अपीयरेंस पे या किसी के कल्चर पे हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते. इट इज लाइक just helping the child understand the concept in a better way through pictorial representations and adding humor to that content. Fine. Now next one is your mind mapping, graphic organizers, Venn diagrams. ये सारी जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स है या फिर फिश का जो है, वैसे फिश फिन डायग्राम भी रहता, वेन डायग्राम्स रहते. माइंड मैप भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है which helps you out while you teach the content or when you extract the content from the students in the form of recap. दोनों सूरतों में माइंड मैप इस्तेमाल होता है. तो इसका भी एक मेथड है, आपको सीखना चाहिए. माइंड मैप के ऊपर एक सेशन में आगे रखूंगी इंशाल्लाह. अभी के लिए आप ये जोड़ें कि माइंड मैप बेसिकली हैज़ अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट, एक जिसके ऊपर बनना है, जो एक सेंट्रल का कॉन्सेप्ट होता है, and then it divides into branches, and how these branches are again interlinked to the main concept are the sub branches. Okay, तो ये है आपके रिकॉल के लिए भी अच्छा है, आपके मेन लर्निंग के लिए भी अच्छा है. सिमिलरली निनोमिक्स बोल के जो है मेमोरी टेक्निक है, जहाँ पे आप पेग वर्ड्स, की वर्ड्स इस्तेमाल करके, इफ़ यू ऑल रिमेंबर हमारे स्कूल डेज में भी मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे टीचर जो है सारे वो कॉस थीटा टैन थीटा याद करने के लिए उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया था, सम ओल्ड हैरी समथिंग लाइक दैट. अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट देन काफ़ी साल मुझे याद था. अगर मैं वो उसको साइड में लिख लेती थी अपने रफ कॉलम में, तो मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी है चीज़ें मुझे ईजिली आई वुड रिकॉल. सो दैट इज़ एक्रोनिम. सिमिलरली हमारे सोशल स्टडीज़ में तो कई जैसे सिटीज़ और कंट्रीज़ या फिर बहुत चीज़ें होते हैं, रिवर्स के नाम एक साथ, देन यू कैन मेक an acronym and learn. So that is what is a memory technique called mnemonics. Again, it can be used in your regular teaching or revision. So that is one very, very important. So these are some of the techniques. Along with this, I already covered differentiated instruction. आप differentiated instruction 4 situations में करते हैं. For example, you either differentiate the content, you differentiate the process, you differentiate the product and the learning environment. तो जब आप कंटेंट को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप रिविजिट करिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आप अगर प्रोसेस को करना चाह रहे हैं तो लर्निंग स्टाइल्स आपको मालूम होना चाहिए, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस मालूम होना चाहिए. फिर अगर आप प्रोडक्ट मीन्स डिफरेंट असेसमेंट्स मालूम होना चाहिए, एंड रिजल्ट्स मालूम होना चाहिए अलग अलग तरीके से. ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स की जानकारी आपको होना चाहिए. एंड लर्निंग एनवायरनमेंट से मुराद आप वर्क स्टेशंस कैसे रखेंगे, स्टेशन रोटेशन रखेंगे या क्लासरूम कैसा रहेगा आपका, कोई एकोमोडेशंस करेंगे, ऑल दीज थिंग्स फॉल इनटू दैट. सो विद दिस आवर मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग कम टू एन एंड. इससे हटके भी कोई और मेथड भी हो तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए, यू आर नॉट, आपको जो है एक वन साइडेड लेक्चर से बचना है. ठीक है,
आप वन साइडेड लेक्चर एंड पैसिव लिसनर्स, ये अब नहीं चलेगा। बच्चों को बोलने लगाना है। they have to be interactive, they need to collaborate, they need to communicate, they need to share their ideas, they need to share the ideas in front of the class, discuss with the peers need to check them। बड़ी सिस्टम होना चाहिए। peers मीन्स पूरे एक दूसरों, आपने एक बड़ी ग्रुप बना दी तकरीबन, ठीक है, वो भी चलेगा। या फिर आप एक एक दोस्त को बड़ी सिस्टम बना दिए, बड़ी सिस्टम भी चलेगा। तो एज ए टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्लास में कैसे बच्चे हैं, उनको कैसे जोड़ना है, उनको किस एक्टिविटी के हिसाब से पेयरअप करना है, या फिर उनके एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले कैसे करना है। ओके, क्लास वॉल बनाना है, क्लास मैगजीन बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है। ये सारी चीज़ों पे आप जब वर्क करेंगे, आपका 100% जो है आपका क्लास जो है एंगेजिंग हो जाएगा, and then you will also see the results। okay, along with all these methods, don't forget to observe them and again guide them based on their behaviors also। behavioral intervention भी ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर, हैप्पी टीचिंग, अल्लाह हाफिज़।